बहुत कॉमन है। अच्छा अच्छा। सर मेरा पहला सवाल ये था कि आपको नागपुर में क्या समीकरण नजर आ रहा है? अगर हम बात करें नितिन गडकरी चुनाव में हैं, उनके अपोजिट में कांग्रेस से क्या समीकरण दिख रहा है इसमें? मुझे लगता है कि नितिन गडकरी अपना सीट निकाल लेगा, जी जीत जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत अड़चन आएगा, मगर जिस तरीके से जो एक परसेप्शन डेवलप किया गया है पर्टिकुलरली बीजेपी की तरफ से कि गडकरी 5 लाख, या गडकरी खुद भी क्लेम करते होंगे कि 5 लाख वोट से चुन के आएंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भी इक्वली काफ़ी स्ट्रांग है, वो ऑलरेडी सिटिंग एमएलए है, उसके साथ साथ वो शहर का कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, नागपुर का मेयर रह चुके हैं, तो वो भी नागपुर में काफ़ी, नागपुर का हर मोहल्ला जानता है वो, उसका भी नागपुर में एक्सेस है। तो ये सब सिनारियों में मुझे लगता है कि वो अच्छा फाइट देगा, और मुझे लगता नहीं कि ये अंतर, अगर जीत भी गया गडकरी तो अंतर 1 लाख के ऊपर नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, एक नागपुर को लेकर सवाल सर ये कि क्या मुद्दे आपको दिख रहे हैं चुनाव के दौरान दोनों पक्षों की ओर से? अगर गडकरी की बात करें तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो दूसरा पक्ष है वो किन मुद्दों को लेकर आ रहा है? नहीं देखिए, गडकरी तो डेवलपमेंट के मुद्दा लेके सामने आ रहे हैं कि मैंने ये काम किया और ये चीज़ इन फ्यूचर में करूँगा। निश्चित रूप से नागपुर में का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे कि गडकरी आने के बाद पिछले 10 साल में नागपुर में एम्स आया है, आईआईटी आया है, आईआईएम आया है, सिम्बोसिस नाम के इंटरनेशनल स्कूल आया है, स्कूल कॉलेज भी साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ। उसके साथ साथ मिहान को उन्होंने काफ़ी डेवलप किया है, पर्टिकुलरली एविएशन सेक्टर में काफ़ी काम हुआ है। तो ये सब तो गडकरी के कारण ही हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। उसके साथ मेट्रो देखेंगे आप, रोड्स देखेंगे यहाँ का, तो इस दिशा में गडकरी ने काफ़ी काम किया है, और उनके जहाँ जहाँ उनका चुनावी रैली है या मीटिंग्स है वहाँ वो उसको ही हाईलाइट कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से तो ये है कि कांग्रेस तो ये बोल नहीं पा रहा कि भाई गडकरी ने डेवलपमेंट का कोई की कुछ भी किया नहीं। तो कांग्रेस का प्रचार का टारगेट मोदी है कि कांग्रेस को इसीलिए आपको चुन के देना है, नहीं तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं रहेगा। क्योंकि ये लोग अगर जो बात कर रहे हैं 400 पार, तो 400 अगर ये लोग आ गया तो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये देश पूरी तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ रोकना है तो आप कांग्रेस को वोट दो। तो ये उस तरीके से चीज़ को सामने हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए था। जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो या इन्फ्लेशन का इशू हो, या जिस तरीके से डेवलपमेंट नागपुर में हो रहा है वो डेवलपमेंट, मान लीजिए कि वो डेवलपमेंट यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, ये यहाँ का जो ओवरऑल जो इसका जो भौगोलिक जो वातावरण है उस हिसाब से सही है क्या? क्या शहर का हर रोड सीमेंट का होना चाहिए क्या? कि ऑलरेडी बहुत नागपुर का समर बहुत अनबेरेबल रहता है। तो जिस तरीके से, या मान लीजिए कि इतना सब का ज़रूरत है क्या, इसके बदले दूसरा कुछ हो सकता था ये पैसे का उपयोग। तो कांग्रेस को जिस तरीके से बीजेपी को मैंने इसको चैलेंज करना चाहिए, उस तरीके से शायद कांग्रेस नहीं कर पा रहा, काउंटर नहीं कर पा रहा। जी सर, मुद्दों की बात करें तो क्या जो जिस तरीके से महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूटी, उनके 4 हिस्से हुए, उसके अलावा 2 परिवार टूटे एक तरीके से, ऐसा कुछ मुद्दा इस तरह यहाँ भी देखने को मिल रहा है जिसका फायदा उठाकर जो विपक्ष है उस जनता के बीच में जा रहा है? मुझे लगता है कि वो सिर्फ नागपुर नहीं, मुझे लगता है पूरे एंटायर स्टेट में इसका बहुत इफेक्ट हुआ, ऐसा मैं मानने के तैयार नहीं हूँ। अभी क्या हुआ कि आपको ये सब मानना पड़ेगा कि 2019 में जो शरद पवार जो हम देखे, या 2014 में जो शरद पवार को देखे, वो शरद पवार अभी वो शरद पवार नहीं है। अभी उनको पकड़ने के लिए एक आदमी चाहिए। शरद पवार उस समय मान लीजिए कि उसका एवरेज मान लीजिए कि दिन में अगर 5 या 6 मीटिंग करते थे, आज वो शरद पवार 2 के ऊपर 2 भी करना उनके लिए डिफिकल्ट है।
आपको ये रियलिटी को मानना पड़ेगा। शरद पवार का उम्र बाकी चीज देखते हुए आप उनको 2019 के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो ये सब इशू नहीं है। अभी देखिए कि सिंपल ले लीजिए कि विदर्भ से आप अगर ये उद्धव ठाकरे का जो पार्टी है वो आपका यहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन, यवतमाल से लड़ रहे हैं, वो बुल्डाना से लड़ रहे हैं, वो नागपुर से नहीं लड़ रहे, रामटेक से, रामटेक को उन्होंने कांग्रेस को दे दिए, ठीक है। अमरावती सीट भी वो मतलब उनके अली कर रहा है। मगर ये पूरा सिनारियो में उनके पार्टी के लोग कहाँ प्रचार में हैं? कितना एक्टिव आदित्य ठाकरे है, कितना एक्टिव उद्धव ठाकरे है, जितना एक्टिव बीजेपी के लोग हैं। यहाँ अमित शाह आ रहे हैं, यहाँ मोदी का टूर प्लान हो गया है, बाकी लोगों का हो गया है, देवेंद्र जी रेगुलर घूम रहे हैं। तो ये उस तरीके से अगर आप देखेंगे कि उनके पार्टी के लोग अभी तक, राहुल गांधी का टूर प्रोग्राम अभी तक आया नहीं, या कांग्रेस का दूसरा सीनियर लोगों का उस तरीके से माहौल नहीं बना पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन में भी बिखराव है। जिस तरीके से ऑपोजिशन पूरा इलेक्शन को लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहे हैं, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वही बोल रहे हैं कि मोदी नहीं चाहिए। वो जो लोकल जो इश्यूज है, लोकल इथोस जो है, जिसको उनको लगता है कि बीजेपी ने उसको डैमेज किया, तो उसको जिस तरीके से काउंटर करना चाहिए वो कांग्रेस या उनके जो एलीज है नहीं कर पा रहे। सर, नागपुर को लेकर ही सवाल था कि मुस्लिम इलाकों में क्या इम्पैक्ट दिख रहा है बीजेपी का या गडकरी का, दोनों में क्या इम्पैक्ट दिख रहा है सर, यहाँ के जो मुस्लिम इलाके हैं? नहीं, देखिए कि ये बात कई लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम और दलित ये कई मैंने साइजेबल सेक्शन ये गडकरी को वोट करेगा। मैं ये मानने के तैयार नहीं हूँ। मुस्लिम्स और दलित जो है ये इस बार बीजेपी को जिस तरीके से 2014 में थोड़ा बहुत किया था, 2019 में और कम हुआ था, इस बार बहुत कम होने वाला है। ये लोग अपना वोट को वेस्ट नहीं करेगा, जो विकल्प है उनको ही वोट करेगा, ऐसा मेरे को लगता है। ओके, थैंक यू सो मच।